हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 10th की ज्योग्राफी का जो है चैप्टर 4 देखने जा रहे हैं। जैसे कि आपको नाम से ही दिख रहा होगा, कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। देखिए, कृषि जो है ना, मानव सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे देखिए, औद्योगिक क्रांति के पूर्व मानव आबादी का जो है अधिकांश हिस्सा जो है कृषि में कार्यरत था। और आज भी अगर मैं बात कर दूं, भारत की अर्थव्यवस्था में ना कृषि की बहुत अहम भूमिका है। अगर मैं बात करूं, देश की आबादी का 49% यानी कि 49% कृषि क्षेत्र में रोजगार प्राप्त है। ठीक है, और देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में ना इसकी हिस्सेदारी 16% है। आप जो है सुन के ही देख पा रहे होंगे कि कृषि जो है हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कृषि तकनीकों के ना विकास के कारण कृषि उत्पादकता में जो है लगातार वृद्धि हुई है। अब देखिए, एक समय अवधि के दौरान इन तकनीकों के ना व्यापक प्रसार से जो है अक्सर कृषि क्रांति आई है। आप सभी को जो है ये हरित क्रांति पता ही है। ठीक है, तो हरित क्रांति की वजह से जो है कैसे गेहूं का उत्पादन और चावल का उत्पादन बढ़ा है, ये आप सभी को पता है। देखिए, अगर मैं थोड़ा सा आपको जो है भारत के रेफरेंस में कृषि की बात बताऊं, तो देश में ध्यान रखेंगे, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1960 में हुई। ठीक है, और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में उद्घाटन किया। कहाँ? पंतनगर, उत्तराखंड में। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। भारत में ना 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। अब आइए चैप्टर को देखते हैं। तो देखिए, कृषि की दृष्टि से ना भारत एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या, ध्यान रखेंगे, 2/3 जनसंख्या जो है क्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि जो है एक प्राथमिक क्रिया है। आप सभी को पता है कि प्राइमरी सेक्टर में जो है कृषि आती है। ठीक है, जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। ठीक है, और खाद्यान्नों के अतिरिक्त ना ये जो है विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल क्या करती है, कच्चा माल भी पैदा करती है। और इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों जैसे कि देखिए चाय, कॉफ़ी, मसाले, इन सब का निर्यात जो है किया जाता है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कृषि के प्रकार के बारे में। देखिए, कृषि का पूरा डिटेल स्टडी है इसमें। पहले हम जो है कृषि के प्रकार देखेंगे, फिर हम जो है व्यापारिक फसलों को, फिर जो है खाद्यान्न फसलों को, इसके बारे में डिटेल वे में स्टडी करेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कृषि के प्रकार। देखिए, आप सभी को पता है कि सभ्यता का हिस्सा रहा है कृषि। कृषि हमारे जो है देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। तो पिछले हजारों वर्षों से के दौरान ना भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में ना सार्थक परिवर्तन हुआ है। अब ये देखिए, जीवन निर्वाह, प्राचीन काल में ले लीजिए, लोग जो है जीवन निर्वाह के लिए कृषि करते थे, लेकिन अब क्या है, अब व्यापार करने के लिए वाणिज्यिक खेती भी करते हैं। ठीक है, तो जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्यिक खेती तक ना कृषि के अनेक प्रकार हैं। वर्तमान समय में भारत के ना विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार की कृषि तंत्र अपनाए जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं, बात करते हैं प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। ये क्या होती है, सबसे पहले आप मोटे तौर पे जान लीजिए कि देखिए, जब जो है ना खेती से केवल इतनी उपज होती है जिससे परिवार का पेट किसी तरह भर पाए, तो ऐसी खेती को कहते हैं जीविका निर्वाह कृषि, यानी कि जीवन के निर्वाह की कृषि। क्या बताया मैंने? जब खेती से केवल इतनी उपज होती है जिससे जो है परिवार का पेट किसी तरह भर पाए, तो उसे कहते हैं जीविका निर्वाह कृषि। ठीक है, और इस तरह की खेती ना जमीन के छोटे टुकड़े पर की जाती है। ठीक है, और आदिम औजारों पे, यानी कि जो हमारे पुराने औजार हैं, और परिवार और समुदाय के श्रम का इस्तेमाल होता है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस प्रकार की कृषि जो है भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। अभी हम डिटेल वे में देखेंगे। तो प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि ना भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे कि देखिए लकड़ी के हल हो गए, डव हो गए, ठीक है, खुदाई करने वाली छड़ी हो गई, और परिवार और समुदाय और श्रम की मदद से किया जाता है। तो इस प्रकार ना कृषि जो है प्रायः मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए जो है अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करता है। और ये सारी चीज़ें, मिट्टियों को हम देख चुके हैं कि कौन कौन सी मिट्टी में कौन कौन सी जो है खाद्यान्न फसलों की उपज जो है सही रहती है। ठीक है, आइए चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात आ रही है, यह जो है कर्तन दहन प्रणाली यानी कि स्लैश एंड बर्न कृषि है। क्या है?
स्लैश एंड बर्न कृषि, जिसे कि झूम कृषि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? झूम कृषि। इसके बारे में भी जान लीजिए। देखिए, झूम कृषि जो है ना, एक आदिम प्रकार की कृषि है। इसमें देखिए पहले वृक्षों और वनस्पतियों को जो है, जैसे देखिए मैं आपको बता दूं, ये भूमि का एक छोटा पार्ट है। यहाँ पे जो भी वृक्ष और वनस्पतियां रहेंगी, इन्हें काटकर पहले जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों यानी कि लकड़ी के हलों से जो है जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। तो फसल जो है ना पूर्ण तरीके से जो है प्रकृति पे निर्भर होती है और उत्पादन जो होता है वो बहुत कम होता है। तो कुछ वर्षों तक, यानी कि 2 से 3 वर्ष आप मान लीजिए, जब तक मिट्टी की उर्वरता वहाँ पे रहती है ना, तब तक इस भूमि पर खेती की जाती है और इसके पश्चात क्या होता है? इसके पश्चात इस भूमि को छोड़ दिया जाता है, ठीक है, जिस पर पुनः पेड़ पौधे उगाते हैं और अन्य जंगली भूमि को साफ करके फिर इसी प्रकार कृषि जो है होती है। यानी कि इसे ना शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है, यानी कि स्थानांतरणशील कृषि, यानी कि एक जगह पर स्टेबल होकर कृषि ना करने को जो है जगह परिवर्तित करते रहते हैं। अगर मैं बात आपको बता दूं कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जो है आज भी जो है इस प्रकार की कृषि होती है आदिम जातियों द्वारा, ठीक है, जिसे कि कहा जाता है झूम कृषि, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह जो है कर्तन एवं दहन प्रणाली यानी कि स्लैश एंड बर्न। अच्छा, अगर आपको पूछा जाएगा कि स्लैश एंड बर्न प्रणाली क्या है तो आप अब बता लोगे, ठीक है, कि किसान जो है जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं, ठीक है। और जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है ना, तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं और जो है कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। देखिए, कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से ना प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा जो है मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। अब देखिए, एक जगह पे एक से 2 साल तक कृषि किए, फिर वहाँ उस जगह को छोड़कर जो है दूसरी जगह, तो जाहिर सी बात है मिट्टी की उर्वरता शक्ति बनी रहेगी, ठीक है। चूंकि किसान जो है ना उर्वरक और अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते, मैंने बताया आपको ना कि पूरी तरीके से ये जो है प्राकृतिक रहता है, ठीक है। इसलिए ना इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होती है। अब कोई जो है, आप ये बताओ कि यूरिया वगैरह कुछ नहीं मिलाया जा रहा है, उर्वरक वगैरह कुछ नहीं मिलाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है उत्पादकता तो कम रहेगी ही, नेचुरल रूप से जो है बढ़ रही है तो, ठीक है। तो देश के विभिन्न भागों में ना इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। ये देखिए, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए, उत्तर पूर्वी राज्यों में यानी कि असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे क्या कहा जाता है? झूम कृषि, ठीक है। और अगर मैं बात करूं मणिपुर में, तो मणिपुर में इसे कहते हैं पामलू। क्या कहते हैं? पामलू। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे कहा जाता है दीपा। एक बार और आप रिवाइज कर लो। उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे कहते हैं झूम, मणिपुर में कहते हैं पामलू, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बस्तर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे कहते हैं दीपा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, झूम कर्तन दहन प्रणाली यानी कि स्लैश एंड बर्न, ठीक है, स्लैश एंड बर्न कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में कहा जाता है मिल्पा। यानी कि ये विश्व के रेफरेंस में क्या क्या कहा जाता है ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो मैं आपको बताती हूँ ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप बिल्कुल एकदम रट लो, ठीक है, क्योंकि रटने के अलावा और कोई उपाय नहीं है इसे, ठीक है। तो देखिए, स्लैश एंड बर्न कृषि को मैक्सिको में और जो है मध्य अमेरिका में क्या कहा जाता है? मिल्पा। क्या? मिल्पा। म से मैक्सिको, म से मिल्पा। वेनेजुएला में क्या कहा जाता है? कोनुको, ठीक है। क्या कहा जाता है वेनेजुएला में? कोनुको। और ब्राज़ील में कहा जाता है इसे रोका, ठीक है। ब्राज़ील में क्या कहा जाता है? रोका। मध्य अफ्रीका में इसे कहते हैं मसोले, मध्य अफ्रीका में मसोले। इंडोनेशिया में लदांग। वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। एक बात और बता दूं, श्रीलंका में इसे चेना, ध्यान रखेंगे, श्रीलंका में इसे चेना कहा जाता है, ठीक है। भारत में भी ना जो है ये प्रारंभिक कृषि जो है किस्म की खेती ना अनेक नामों से जानी जाती है। अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश के रेफरेंस में, तो मध्य प्रदेश में जो है बेबर या फिर दहिया, आंध्र प्रदेश में पोंडू या फिर पेंडा, ठीक है। और जो है ओडिशा में पामाडाबी या फिर कोमान या फिर बरीगा, या फिर पश्चिम घाट में देख लीजिए कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या फिर जो है वाल्टरे, हिमालयन क्षेत्र में खिल, झारखंड में कुरुआ
उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम कहा जाता है। इतनी चीज़ें आपको रिमाइंड करके रखनी है। अब आइए देखिए थोड़ा सा कहानी के माध्यम से समझते। देखिए रिंझा जो है असम के दीफू के भरी क्षेत्रों में अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती है। वह अपने परिवार के सदस्यों द्वारा एक भूमि के टुकड़े पर उगी वनस्पति को काटकर व जलाकर साफ करके जो है देखकर आनंद का अनुभव करती है। वह प्रायः परिवार के सदस्यों के साथ बांस के नाले द्वारा झरने के पानी लाकर अपने खेत को सिंचित करने के लिए सहायता करती है और वह अपने परिस्थान से लगाव, जहाँ वो रहती है, लगाव रखती है और जब तक संभव हो यहाँ रहना चाहती है। परंतु इस छोटी बच्ची को अपने खेत में मिट्टी की घटती उर्वरता के बारे में कुछ पता नहीं है, जिसके कारण उसके परिवार को अगले वर्ष नए भूमि के टुकड़े पर तलाश करनी होगी। अब देखिए क्वेश्चन क्या उठ रहा है, क्या आप बता सकते हैं कि रिंझा का परिवार जो है किस प्रकार की कृषि कर रहा है? जाहिर सी बात है स्लैश एंड बर्न झूम कृषि कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या आप उन फसलों के नाम बता सकते हैं जो इस प्रकार की कृषि में उगाई जाती है? देखिए इस प्रकार की कृषि में ना बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो जीवन निर्वाह के लिए जो है उगाई जाती है। तो जाहिर सी बात है खाद्यान्न फसलें जो है, खाने पीने की जो फसलें हैं वही उगाई जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली कृषि का नाम है गहन जीविका कृषि। इसके बारे में देखते हैं। देखिए गहन जीविका कृषि जो है ना, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जब जो है खेती एक बड़े भूभाग पे, ध्यान रखेंगे, एक बड़े भूभाग पे और सघन आबादी के क्षेत्रों में, यहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है आबादी हो, ठीक है, तो सघन आबादी क्षेत्रों में की जाती है, उसे कहा जाता है गहन जीविका कृषि। यानी कि इस तरह की कृषि में ना रासायनिक जो है निवेशों का जो है, यानी कि जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का अत्यधिक इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होती है, यानी कि जनसंख्या ज़्यादा होती है, और यह जो है ना श्रम गहन खेती है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। देखिए क्या आप भारत में कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहां इस प्रकार की कृषि की जाती है? एक तो अपना उत्तर प्रदेश ही ले लो। उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा, अगर बात करेंगे राज्यों की रेफरेंस में, तो राज्यों में जो है उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सर्वाधिक है और यहाँ पे गहन कृषि की जाती है। ठीक है, और जो है पंजाब ले लीजिए, ठीक है, ये बिहार ले लीजिए। तो भू स्वामित्व में ना विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा था। ठीक है, किसान जो है ना वैकल्पिक रोजगार ना होने के कारण सीमित भूमि से ही अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते थे। तो क्या होता था ना कि क्या होता है कि कृषि जो है भूमि पर बहुत अधिक दबाव होता है। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो इंटेंसिव फार्मिंग होती है ना, इसमें जो है कृषि उत्पादकता की ये प्रणाली है कि कम जमीन पर अधिक परिश्रम, पूंजी, उर्वरक या फिर कीटनाशक डाल करना अधिक उत्पादन करना, यानी कि इसमें ना एक ही भूमि पर वर्ष में कई फसलें बोई जाती हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगली कृषि कौन सी है? अगली कृषि है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि क्या है? देखिए इसका सीधा सीधा मतलब ये है वाणिज्यिक यानी कि व्यापारिक कृषि। ठीक है, तो क्या है ये एक प्रकार की खेती है जिसमें जो है फसलों को केवल किसके लिए, व्यावसायिक उपयोग के लिए उगाया जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यह खेती का एक आधुनिक तरीका है जो बड़े पैमाने पर किया जाता है। देखिए इस प्रकार की खेती में ना बड़ी भूमि, श्रम और मशीनों का प्रयोग होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसमें जो है बड़ी भूमि, श्रम और मशीनों का प्रयोग होता है। ठीक है, खेती में ना हम जो है एक ही कृषि प्रणाली में पौधे, मछलियों को विकसित कर सकते हैं, तो ये हमारी उत्पादन लागत को कम कर सकता है और खेती हमारे लाभ को बढ़ा सकती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखिए इस प्रकार की कृषि के ना जो है मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों, जैसे कि देखिए अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। ठीक है, तो कृषि के ना वाणिज्यीकरण का स्तर जो है विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। अब आप उदाहरण के लिए देख लीजिए हरियाणा और पंजाब में चावल जो है ना वाणिज्य की एक फसल है, परंतु उड़ीसा में ये एक जैविका फसल है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पंजाब और हरियाणा में ना चावल की पैदावार बहुत होती है। किस लिए? वाणिज्यिक फसल है इसीलिए, क्योंकि लोग जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करते हैं व्यावसायिक तरीके से। ठीक है, और उड़ीसा में क्या है, ये जीविका फसल है, जीविका निर्वाह के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोग अपना पेट भरने के लिए जो है जो कृषि करते हैं उसे जीवन निर्वाह कहते हैं। ठीक है, तो उड़ीसा में जो है, अच्छा ये ज़रूरी नहीं है कि अगर जो है एक राज्य में
अगर चावल जो है वाणिज्यिक फसल है तो वो सभी राज्यों में होगी, दूसरे राज्य में वो जीविका निर्वाह के लिए फसल हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्या आप उन फसलों के कुछ उदाहरण दे सकते हैं जो एक प्रदेश में वाणिज्यिक फसल के रूप में और दूसरे प्रदेश में जीविका फसल के रूप में उगाई जाती है। अगर मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल जैसे इलाकों में जो है गेहूं, ध्यान रखें कि गेहूं जो है वो वाणिज्यिक कृषि के रूप में और जीवन निर्वाह कृषि रूप के में जो है दोनों रूप में उगाई जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं साउथ के पोर्शन में, तो वो जो है गेहूं जो है जीविका फसल है। ठीक है, इसी प्रकार अन्य उदाहरण ले लीजिए। देखिए जैसे असम वगैरह में चाय वगैरह की खेती जो है होती है तो वो वाणिज्यिक फसल के रूप में होती है। और यही आप अगर दूसरे राज्यों में ले लीजिए, अगर इधर केरला वगैरह साइड में आ जाइए, इधर जो है जीवन निर्वाह के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अब रोपड़ कृषि, ये क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए रोपड़ कृषि भी जो है ना एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इसमें देखिए क्या होता है, इस प्रकार की खेती में ना लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है, यानी कि एक फसल बोई जाती है। तो रोपड़ कृषि जो है उद्योग और कृषि के बीच ना एक इंटरफेस है, यानी कि एक अंतरापृष्ठ है। यानी कि रोपड़ कृषि जो है व्यापक क्षेत्र में की जाती है, जो कि अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की जो है सहायता से की जाती है। और इससे प्राप्त ना सारा उत्पादन जो है उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगर मैं बात करूँ भारत के रेफरेंस में, तो भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला, ये जो है ना महत्वपूर्ण रोपड़ फसलें हैं। सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि देखिए रोपड़ कृषि जो होती है ना वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है, जहाँ पे चाय, कहवा, ये सब चीज़ें जो हैं उगाई जाती हैं। तो उत्पाद का ना जो प्रसंस्करण है खेतों पर ही या फिर कह लीजिए निकट के कारखानों में किया जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए एक क्षेत्र में चाय जो है एकल फसल के रूप में उगाई जाती है, तो इसमें ना वृहद पैमाने पर श्रम उत्पादन का प्रसंस्करण जो है ना खेतों पर ही या फिर निकट के कारखानों में किया जाता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी वहाँ की मुख्य रोपड़ फसलें हैं। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि रोपड़ कृषि में ना उत्पादन जो है बिक्री के लिए होता है, इसलिए इसके विकास में ना परिवहन और संचार साधन से संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक है, अब आइए बात करते हैं शस्य प्रारूप, ये क्या होता है। देखिए आपने भारत में जो है भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों की जो है बहुलताओं के संबंध में अध्ययन किया है कि देखिए जैसे पूर्वोत्तर राज्य में संस्कृतियां अलग हैं, भौगोलिक विशेषताएं अलग हैं, भौतिक विशेषताएं अलग हैं। ठीक है, आप उत्तर भारत में चले जाओ तो अलग है जो है ये सारी विशेषताएं, दक्षिणी भारत में चले जाओ तो अलग, और पश्चिमी में अलग। तो सारी चीज़ों में बहुलता, इसीलिए कहा जाता है ना अनेकताएं हैं, बहुत ज़्यादा अनेकताएं हैं भारत में। ठीक है, तो ये जो है ना देश में कृषि पद्धतियों और शस्य प्रारूपों में जो है प्रतिबिंबित होता है। और इसलिए ना देश में बोई जाने वाली फसलों में ना अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले, ये सारे शामिल हैं। तो भारत में ना 3 शस्य ऋतुएं हैं। देखिए सबसे पहली ऋतु है रबी, फिर खरीफ, फिर जायद। रबी की फसल के बारे में अगर मैं बात बताऊँ आपको, तो रबी की फसलों को ना शीत ऋतु में यानी कि अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में जो है अप्रैल से जून के मध्य इसे काटा जाता है। अब इसके उदाहरण देख लीजिए, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। रबी की फसल है, आपको उदाहरण में दे दिया जाएगा 3-4, जैसे गेहूं, जौ, मटर, चना। दूसरे ऑप्शन में दे देगा चावल, मटर जो है चना। तो आपको मिला के रखना पड़ेगा। ठीक है, र से रबी, र से रोटी। रोटी किससे बनती है? गेहूं से। यानी कि रबी की फसल है क्या? गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों। ये मुख्य फसलें हैं रबी की, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। और ये जो फसलें हैं ना देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं। अगर मैं बात करूँ उत्तरी भारत में, तो उत्तर और उत्तर पश्चिमी राज्य जैसे कि देखिए पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में जो है गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य हैं। ठीक है, शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा जो है इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। ठीक है, आप सभी को पता है कि शीत ऋतु में कौन सी वर्षा होती है?
उत्तर पूर्वी मानसून से। वैसे जनरली अगर जून जुलाई की बात कर लीजिए तो हमारे यहाँ दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है, लेकिन शीत ऋतु में जो है उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, जो कि इन फसलों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। ठीक है, तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ भागों में ना हरित क्रांति की सफलता भी उपयुक्त जो है रबी की फसलों में वृद्धि के लिए जो है एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब आइए बात करते हैं खरीफ की फसलों के बारे में। खरीफ की फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में जो है मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं, यानी कि सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। और इस ऋतु में ना बोई जाने वाली जो मुख्य फसलें हैं क्या है? चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुर यानी कि अरहर, मूंग, उड़द यानी दलहनी फसलें जो भी है ना वो खरीफ की फसलें हैं। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। और चावल, ठीक है, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, ये सारे फसलें जो हैं वो शामिल है। एक बार और मैं बता दूं कि इसे जो है आप ध्यान रखेंगे जब बारिश का टाइम आता है, यानी कि जून जुलाई में इसे बोया जाता है, सितंबर से लेकर अक्टूबर तक इसे जो है काट लिया जाता है। चूंकि आप सभी लोग हैं जो आप जानते होंगे कि चावल की फसलें जो हैं जब धान बोया जाता है तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो पानी की आवश्यकता होती है जब बारिश होती है, जब खेत भर जाते हैं तब जो है धान की बुआई करते हैं। ठीक है, और इसे काट लिया जाता है सितंबर अक्टूबर में। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, ये सारी फसलें जो है वो खरीफ की फसलें हैं। देखिए, चावल की खेती ना मुख्य रूप से जो है असम, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय जो है क्षेत्रों में और जो है उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। तो पिछले कुछ वर्षों में ना चावल जो है पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है। अब ये देखिए आप, और असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में ना धान की 3 फसलें यानी कि आस, अमन, बोरो पाई जाती है। ये चीज़ बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। पूछा जाएगा कि आस, अमन, बोरो जो है चावल की प्रजाति जो है ये किस क्षेत्र में बोई जाती हैं, तो ये असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। देखिए, रबी और खरीफ की बात तो हमने कर ली। रबी खरीफ की फसल जो है ना ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को क्या कहा जाता है? जायद की फसल। ठीक है, तो जायद जो है ना ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूज, खीरे, सब्जियों और चारे की फसलों की जो खेती की जाती है। ठीक है, गन्ने की फसल को ना तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। अच्छा, तो चलिए वीडियो लंबा ना करते हुए अगले पार्ट में हम देखेंगे मुख्य फसलों के बारे में। यहीं समाप्त करती हूँ मैं अपना वीडियो। कैसा लगा मेरा ये वीडियो जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर ले गाइस, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे। वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। थैंक यू वेरी मच।